हाँ तो बेटा क्लास फिफ्थ आज हम हिंदी फर्स्ट रिविजन में पार्ट 5 करेंगे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। और ये जो है जहाँ चाहा वहाँ रहा, इसकी आज हम रीडिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट। मली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल क्या होता है? बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मलमल बोलते हैं। तो मलमल की धोती का जो बादामी रंग था वो खिल उठा था ना, चमक उठा था, क्योंकि उसके किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल बनी हुई थी। पल्लू पर भरवां टाके अपना जो है कमाल दिखा रहे थे, अपना असर दिखा रहे थे, अपना रंग दिखा रहे थे। सुनहरे रूप पहले बेल बूटों से जान आ गई थी। जो सुनहरे रूप पहले बेल बूटे थे उनसे क्या आ गई थी? जान आ गई थी, सुंदरता बढ़ गई थी। जान आ गई थी, सुंदरता बढ़ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ये जो है पिक्चर किसकी है? ईला सचानी की। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। ये कढ़ाई के नमूने हैं। जो ये जो लड़की है ईला, इसके जो हिम्मत है उसकी जो है अनूठी मिसाल है, और ये कढ़ाई के नमूने तैयार कर रही है। पेज चेंज करते हैं बेटा। है 26 साल की ईला। क्या कितनी उम्र है ईला की? 26 साल की। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। ये जो ईला है इसकी उम्र कितनी है? 26 साल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ईला की उम्र कितनी है? 26 साल। और रहती कहाँ है? जो हमारा गुजरात राज्य है उसके सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ होते संध्या का समय है ना। सांझ जो शब्द है उसको हम संध्या बोलते हैं। संध्या का समय, संध्या जब दिन ढलने लगता है तो उसको हम सांझ बोलते हैं या संध्या का समय बोलते हैं। तो सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते। कनेर के जो पत्ते होते हैं उनसे क्या बजाते? सीटी बजाते। पिटी में सीटी बजाते। कुछ गिट्टे खेलते। जो गिट्टे होते हैं ना, 5 एक चाकोर स्क्वायर से ले लेते हैं और लड़कियां खेलती हैं उसको उछाल के, तो उसको बोलते हैं गिट्टे। ये भी एक खेल है खेलने का। कुछ क्या करते? गिट्टे खेलते। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो शाम के समय सारे बच्चे कौन कौन से खेल खेलते? कोई कुछ खेलता, कोई कुछ खेलता, और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे होते हैं, ये अंडरलाइन करेंगे। ठीकरे और बटोर कर और पिट्ठू। तो टूटे फूटे जो घड़ों के टुकड़े होते हैं ना उसको हम ठीकरे बोलते हैं। कोई छोटा सा, कोई साइड से, तो जो टुकड़े होते हैं टूटे घड़े के उसको हम बोलते हैं ठीकरे। कहते हैं ना ठीकरे में मुहावरा भी, खैर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे अभी। तो ठीकरे क्या होता है? इसमें यही है कि जो टूटे फूटे उनके हिस्से थे, पार्ट थे घड़े के, उसको हम ठीकरे बोलते हैं। बटोर कर इकट्ठा करते हैं। बटोर कर का अर्थ इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ऐसे रख लिया, तो वो क्या बना देते थे? पिट्ठू खेलते थे। यानी कि वो जो ठीकरे के जो हिस्से होते थे वो एक दूसरे के ऊपर रख देते थे और गेंद से उस पर थ्रो कर देते थे, गेंद से ऐसे मार देते थे, तो उसको पिट्ठू बोलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला झूलकर ऊंची ऊंची
पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। जब ये वाले खेल से उनका मन भर जाता तो फिर वो क्या करते कि जो पेड़ की डालियाँ हैं उन पर क्या है झूल जाते और ऊंची ऊंची पैंगे लेते, यानी कि हिलते, ऐसे जैसे झूला झूल रहे हैं ऐसे उनको पैंग लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। क्या गाते? कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई उरी। कच्चे नीम की निम्बोरी, जो नीम है उसकी जो फल लगता है उसको हम बोलते हैं निम्बोरी, और वो कड़वी होती है। और जो है नीम जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी निम्बोरी, तो वो एक औषधि का भी काम करते हैं निम्बोरी। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई उरी। और किसका आह्वान किया गया? सावन को बुलाने का आह्वान किया गया। सावन क्या करता है? सावन तो भाई बरसात लाता है, हरियाली लाता है अपने साथ। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती थी, यानी कि उनके साथ जो ईला जो थी वो क्या करती थी, गाना तो गा लेती थी लेकिन उनके साथ झूल नहीं पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। कभी कभार किस खेल में? पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई में एक पकड़ता है दूसरा दौड़ता है ना, और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। एक शब्द है धप्पा, अंडरलाइन करो बेटा, है ना, बहुत पुराना शब्द है धप्पा। जब हम किसी को पकड़ते हैं तो उसको पकड़म पकड़ाई में उसको दूसरे को क्या करते हैं? तो धप्पा बोल देते हैं। धप्पा का मतलब कि अब आपकी बारी चोर पकड़ने की नहीं है, जिसको हमने टच किया वो दूसरे को पकड़ेगा, जिस पर धप्पा बोला गया, इसका अर्थ होता है धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, है ना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, ये क्या काम सीखा? किससे सीखा इला ने? अपने पैरों से। क्या सीखा? दाल भात खाना, दूसरों के बालों में कंघी करना, दूसरों के बाल करना, फर्श बुहाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ते पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, है ना। थोड़ा थोड़ा उसने धीरे धीरे क्या किया, लिखना भी सीख लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी को तो वह इतनी फुर्ती से कर पाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। कौन? इला। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर वह सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी
कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी यानी कि कपड़े पर सुई धागे से डिज़ाइन बनाना, उसको बोलते हैं कशीदाकारी। तो जो उसकी इला की माँ और दादी थी वो क्या करती थी, कपड़े पर डिज़ाइन बनाने का काम करती थी, कशीदाकारी करने का काम करती थी। इसको अंडरलाइन करेंगे, इम्पोर्टेंट है शब्द कशीदाकारी, है ना। तो कशीदाकारी का जो है वो इला की माँ और दादी काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ जहाँ वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। काठियावाड़ की जो है डिज़ाइन की परंपरा है, उसे काठियावाड़ी कहते हैं। जैसे संगीत घराने होते हैं, इस तरह से जो बुनाई होते हैं उनके भी नाम होते हैं। काठियावाड़ी कशीदाकारी में, काठियावाड़ी को अंडरलाइन करें, काठियावाड़ में जो इस तरह की कशीदाकारी थी वह उसमें माहिर हो गई, एक्सपर्ट हो गई, है ना। माहिर का अर्थ होता है एक्सपर्ट होना। तो वो काठियावाड़ी कशीदाकारी में परफेक्ट हो गई, एक्सपर्ट हो गई, परफेक्ट हो गई, एक्सपर्ट हो गई, या उसमें निपुण हो गई। हिंदी में उसको बोलेंगे निपुण हो गई, है ना। हिंदी में बोलते हैं निपुण हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। उसी समय एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी कि जो इला की जो कशीदाकारी थी उसमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ की कढ़ाई और बंगाल की जो कढ़ाई होती है उसकी झलक भी उसकी कढ़ाई में क्या कर रही थी, दिख रही थी, की झलक भी लगी थी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था। डंडियों को कांदा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीरें से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई मीन्स बहुत अच्छी लगी। भाई का अर्थ होता है, इसमें बहुत भाई का अर्थ होगा अच्छी लगी, है ना। हिंदी में अर्थ बदलते हैं, अच्छी लगी, और भाई का अर्थ तो भाई होता है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन इसमें नवीनता सभी को भाई, तो इसका मतलब अच्छी लगी, इसका अर्थ है ये हुआ। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत अच्छी लगी। अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो ये जो इला है इसने अपना जो हुनर है, अपना जो स्किल है वो किस में दिखाई दिया, कशीदाकारी में दिखाई दिया। क्योंकि उसके हाथ उसके काम नहीं करते थे, वो ठीक से चल पा नहीं सकती थी, तो जो काम व्यक्ति अपने हाथों से करता था वो काम इला किससे करने लगी, अपने पैरों से करने लगी। और उसने जो है पैरों से ही क्या करना शुरू कर दिया था, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श पर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि उसने तख्ते पर लिखना भी पैरों के माध्यम से सीख लिया था। तो बेटे ये है बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हमारे सामने कोई मुश्किलें आए
तो हम अपने लक्ष्य को, अपनी चाह को पा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से ये एक प्रेरणादायक कहानी है और आपको इसकी रीडिंग करनी है। आज के लिए इतने काफ़ी, और कल हम इस जो पाठ के हैं प्रश्न उत्तर करेंगे, बुक वर्क करेंगे, ठीक है बेटे। और आप इसको रीडिंग करना है, ठीक है। ये वाला जो पाठ है आप इसको क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। इला की कहानी जहाँ चाहा वहाँ, ठीक।